हेलो एवरीवन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसकी न्यूज़ है हमारी आज की। तो उसमें बताया गया है कि सरकारी अनुदान व न लेने वाले विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ पर यूजीसी दिशा निर्देश बाध्यकारी है ये या नहीं। सुप्रीम कोर्ट करेगा इसका फैसला। सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा तो पहले ही बता दिया गया है आपको कि जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गवाही देता है कि जो हमारा जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको ये अधिकार है कि वो किसी भी जो कानून है या कोई भी मुद्दा है उसकी इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार उसको प्राप्त है। तो इसी के अंतर्गत वो ऐसा करने की कोशिश करेगा या करता आया है। न्यूज़ क्या है तो प्रश्न ये है कि सरकारी अनुदान यानी कि जो गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो ऋण होता है वो न लेने वाले विश्वविद्यालयों पर यूजीसी गाइडलाइन बाध्यकारी होगी। ये केवल मार्गदर्शक, ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आखिरकार जैसे कि मामला है सुप्रीम कोर्ट का इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय करेगा। तो ये मामला जो मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी है और यूजीसी से जुड़ा हुआ है, उसी के साथ विवाद का केंद्र गेस्ट लेक्चरर का मानदेय और यूजीसी गाइडलाइन 2010 की बाध्यता यहाँ पे लगाई जा रही है। मामले की पृष्ठभूमि देखें तो आखिरकार मामला है क्या। तो एक गेस्ट लेक्चर यानी कि जो बीएससी फिजिक्स है उसने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी के साथ मांग यूजीसी गाइडलाइन फरवरी 2010 को लागू हो। इसमें मानदेय 1000 प्रति घंटा यानी कि अधिकतम 25,000 माह मांगा गया था, जिसमें वास्तविक भुगतान 125 प्रति घंटा लगाया जाता है। उसके बाद अधिकतम 10,000 प्रति माह बताया गया है। एकल न्यायाधीश यानी कि यूजीसी गाइडलाइंस लागू करने का आदेश दिया गया है, जिसमें डिवीजन बेंच विश्वविद्यालय यूजीसी गाइडलाइन से बाधा है, न मानने पर मान्यता समाप्त हो सकती है। इसके विरुद्ध विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानून का प्रश्न है कि क्या यूजीसी गाइडलाइंस मैंडेटरी है यानी कि अनिवार्य है या केवल जो डायरेक्टरी है यानी कि निर्देशात्मक है। क्या बिना सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों पर भी ये लागू होगी। क्या केवल यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी ही गाइडलाइंस को बाध्यकारी बना देता है। ये क्वेश्चंस पुटअप करने होंगे और ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। उसके बाद क्या बिना औपचारिक रूप से अपनाए गए यूजीसी रेगुलेशंस बाध्यकारी हो सकते हैं। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इन सब क्वेश्चन को पुटअप करेगी, इनको सॉल्व करके उनकी व्याख्या देगी। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्देश में यूजीसी और विश्वविद्यालय के हलफनामा मांगा गया है, जिसमें क्या विश्वविद्यालय को यूजीसी राज्य या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई वित्तीय सहायता मिलती है। उसी के बाद यह भी पूछा कि यदि फंड नहीं मिलता तो क्या फिर यूजीसी गाइडलाइन बाध्यकारी होंगी। पूर्ण निर्णय से तुलना की जाए तो जब कोविड आया था, कोविड-19 के दौरान यूजीसी द्वारा जारी परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश 30 सितंबर 2020 से पहले परीक्षाएं करवाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ये ठहराया गया था। पक्षधारकों के तर्क है जैसे कि कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं विपक्ष पक्ष के। तो विश्वविद्यालय का पक्ष है कि यूजीसी रेगुलेशन को न तो राज्य कानून द्वारा न ही विश्वविद्यालय ने औपचारिक रूप से अपनाया है, अतः ये बाध्यकारी नहीं हो सकते। वित्तीय स्वायत्तता का उल्लंघन यहाँ पे होगा। यूजीसी व गेस्ट लेक्चर का पक्ष है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना ही पर्याप्त है और औपचारिक अंगीकरण आवश्यक नहीं है। गाइडलाइंस न मानने पर मान्यता वापस ली जा सकती है। संवैधानिक और कानूनी आयाम देखें तो संवैधानिक प्रावधान यानी कि जो हमारा आर्टिकल 246 है उसके साथ साथ जो सेवेंथ शेड्यूल है वो इस चीज़ की अनुमति देती है कि शिक्षा समवर्ती सूची में है। हमारी सेवेंथ जो शेड्यूल है वो यही बताती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समवर्ती सूची में आएगी, यानी कि समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, जिसमें या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों इस पे कानून बना सकती है। अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ बाध्यकारिता आती है तो केंद्र सरकार का जो कानून होता है वो मान्य होता है। हमारी से जो सेवेंथ शेड्यूल है वो ये दावा करती है। इसकी एंट्री 25 यानी कि 25 में अनुच्छेद 19(1) का जी यानी कि 19 जो हमारा अनुच्छेद है जो फंडामेंटल राइट है भाग 3 में, तो उसी के अंतर्गत आता है, जिसमें संस्थानों की स्वायत्तता बनाम सार्वजनिक हित है। और अनुच्छेद 21 यानी कि जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार भी बताया गया है। यानी कि जब हम देखते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये आता है और ये मौलिक अधिकारों का दावा भी यहाँ पे हम समझदारी रूप से देख रहे हैं। वैधानिक आधार देखें तो उसमें है यूजीसी अधिनियम 1956। इसकी जो धारा है 12
उच्च शिक्षा में मानक निर्धारण करना। प्रश्न उठता है क्या मानक निर्धारण में वेतन मानोदय भी शामिल है। अब आप बात करोगे कि संवैधानिक वैधानिक में अंतर क्या है। तो संवैधानिक ये कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एग्जैक्ट संविधान में ये लिख दिया है और ये प्रावधान शुरू से हमें देखने को मिले, जबकि वैधानिक वो होता है जो किसी संस्था या गठन या फिर संसद में जो हमारी विधायिका है, 3 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर जो है उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो जैसे कि हमारी विधायिका बनाती है, लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो वैधानिक आधार पर माने जाते हैं। अब संघवाद यानी कि फेडरलिज्म बनाम केंद्रीय नियंत्रण का यहाँ पे मुद्दा है। तो राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की बात करता है, जबकि यूजीसी के माध्यम से केंद्र का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि 7th शेड्यूल है। यदि बिना फंडिंग भी गाइडलाइंस बाध्यकारी हो तो ये सरकारी संघवाद पर प्रभाव डाल सकता है। शैक्षिक एवं प्रशासनिक इम्पैक्ट देखें तो यदि गाइडलाइंस बाध्यकारी मानी गई यानी कि फोर्सेबल मानी गई तो गेस्ट फैकल्टी को बेहतर वेतन मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। छोटे स्वपोषित विश्वविद्यालयों पर वित्तीय दबाव होगा। यदि बाध्यकारी नहीं मानी गई तो इसमें विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सुरक्षित रहेगी, लेकिन शिक्षकों का शोषण संभवतः होगा। शिक्षा में असमानता देखने को मिलेगी। अब कंक्लूजन क्या है, यानी कि किस तरीके से हम वे फॉरवर्ड करें। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में उच्च शिक्षा यानी कि हाई एजुकेशन नियमन की दिशा तय करेगा, जो बैलेंस की आवश्यकता है और शिक्षकों के अधिकार की यहाँ बात है। इसके लिए यहाँ बैलेंस रखना जरूरी है। विश्वविद्यालयों की वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता यानी कि ये देखनी संभव है और संभवतः समाधान यूजीसी गाइडलाइंस को न्यूनतम मानक के रूप में लागू करना होगा। वित्तीय सहायता के आधार पर विभेदित अनुप्रयोग होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।